दोस्तों, जैसे जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम नजदीक आता जा रहा है तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, जिसके लिए हम तत्पर हैं, आपके साथ हैं। बस आपको हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है। आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। आपने हिंदी में एक चैप्टर का नाम सुना होगा, वर्णमाला। लेकिन जब आप वर्णमाला का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आती होंगी, जिनमें आपने नाम सुना होगा स्वर का, और जिसमें नाम आपने किसका सुना होगा, आपने व्यंजन का। ये चीजें तो आपके दिमाग में आती है कि क्या होता है और वास्तव में इन दोनों में क्या अंतर होता है, आज हम ये भी जानेंगे। क्योंकि वास्तविक अंतर आपको नहीं पता है, बस कुछ परिभाषाएं आपने रट रखी। अगर हम बात करना चाहें वर्णमाला की, तो इसकी परिभाषा आपको पता ही होगी। भाई, किसी भी चीज को आप शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा आपका पता होना आपको चाहिए। जब हम वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला को समझने का प्रयास करते हैं, तो वर्णमाला कुछ और नहीं बल्कि जो आपके वर्ण है, उन वर्ण की अगर हम बात करना चाहें, उन्हें बिल्कुल एक आपका निश्चित क्रम में लगाया गया है, एक व्यवस्था में उन्हें आपका ढाला गया है। यानी उस व्यवस्था से वो बाहर आपका नहीं है। आप खुद ही छोटी सी बात सोचने का प्रयास कीजिए कि जो वर्णमाला है उसमें अगर आपका ए कहीं और रहे, ई कहीं और रहे, मैं कहीं और रहे, कै कहीं और रहे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, उनकी संख्या कितना है आपका 52, यानी आपका 52। और 52 के 52 जो वर्ण है वो बिल्कुल आपका एक निश्चित क्रम में आपके लगे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वर्णमाला कुछ और नहीं बल्कि वर्णों का एक निश्चित एवं व्यवस्थित समूह है। आप खुद ही महसूस कीजिए, आपने अगर माला देखी होगी तो माला में अगर बीज इधर उधर रहेंगे या संख्या कम रहेगी, एक बीज बाहर रहेगा एक अंदर रहेगा, या उसमें से कुछ बीज आपके निकाल दिए जाएंगे, तो माला अच्छी नहीं लगेगी, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें किस क्रम में लगाया जाता है? निश्चित क्रम में। इसीलिए वर्णों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें भी किस में लगाया जाना चाहिए? आपका निश्चित क्रम में। और जब उन्हें निश्चित क्रम में लगाया जाए कि ए के बाद आ आएगा, आ के बाद ई आएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर ऊ आएगा, फिर ऊ आएगा, री आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, औ आएगा, तो यही जो व्यवस्था आपकी बनाई गई है निश्चित क्रम की और व्यवस्थित, आपका इसी को क्या कहते हैं? आपका वर्णमाला आपके कहते हैं। और अगर आपसे छोटे एग्जाम में, यानी जो अभी आपका आ रहे हैं, उनमें अगर पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका एक ही जवाब होगा, जिसका नाम क्या है? आपका 52। तो ये बात आपको थोड़ा सा लिखना है। लिखना, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित एवं एक निश्चित क्रम होता है। व्यवस्थित एक निश्चित क्रम होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अब आप हेडिंग बनाना। देखो, ये हमने समझा कि वर्णमाला है क्या, लेकिन अब हमारे लिए अगर मैं बात करना चाहूं, तो हम अगर अब आगे बढ़ना चाहे और जानना चाहे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपका जरूरी है, उसे हम आपका देखना चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूं कि भाई आप एक बात बताइए कि वर्णों के प्रकार, कि वर्णों के अगर मैं प्रकार की बात आपका करना चाहूं, तो वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? तो वर्णों के प्रकार यहाँ पर हम मुख्य रूप से कितने पढ़ेंगे? आपका 2। भाई, एक को आप क्या कहते हो? आपका स्वर कहते हो, और दूसरे को क्या कहते हो? आपका व्यंजन कहते हो। अब बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन वास्तविक जो अंतर है वो इनका पता नहीं चल पाता। आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, वो बहुत सारी बार आपने देखा होगा, और ये तो हम बचपन से आपके पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका क्लियर नहीं है। लेकिन आज ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करना चाहूं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूं, तो देखो मैं कुछ चीज आपका लिखना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखना। देखो, इसे भी स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। बात को आप समझने का प्रयास करना। और जो व्यंजन है, इसे भी मैं ये लिख रहा हूं कि इसे भी स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो दोनों बातें लगभग आपका क्या लग रही है, हमें सेम लग रही है। भाई इसे यहाँ स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, इसे भी स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर कहाँ पे आता है आपका? बोलने में। क्या आपका? बोलने में। यानी अगर मैं बात करूं, इसे आपका स्वतंत्र रूप से आपका बोला जा सकता है, लेकिन अगर व्यंजन की मैं बात करना चाहूं तो इसे स्वतंत्र रूप से आपका बोला नहीं जा सकता। यानी जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाए वह क्या है? आपका स्वर। और जिसे स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए वह क्या है? आपका व्यंजन। और जब स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता तो ये किससे सहायता लेता है? आपका स्वरों से। किससे सहायता लेता है? आपका स्वरों से। तो जो स्वरों की सहायता से बोला जाए, देखो लिखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बोलने की। तो जो स्वरों की सहायता से आपका बोला जाए वह क्या है? आपका व्यंजन है। और जो आपका स्वतंत्र बोला जाए वह क्या है? आपका स्वर है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर यहां पे मैं बात आपका करना चाहूं, आप स्वतंत्र रूप से लिख कैसे सकते हो? मान लो आपने लिखा कै के नीचे हलंत लगा दिया, आधा कै व्यंजन है, सीधी सी बात है, लिख दिया। लेकिन कभी भी हम जीवन में आधा कै आपका बोल नहीं सकते, इसलिए हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की। और इसलिए मैं प्लस में क्या जोड़ देता हूं? ए। और जो आप पूरा कै लिखा देखते हो, इसका मतलब ये है कि वो आधा कै में ए जोड़कर आपका बनाया गया है, ताकि हम उसे आसानी से आपका बोल सके। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैंने क्या कहा, देखो वास्तव में स्वर और व्यंजन में आप अंतर का पता सही से नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर हम बात करना चाहें कि स्वर भी स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, व्यंजन भी स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से बोला भी जा सकता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता। लिखने की अगर हम बात करें, आधा कै हमने लिख दिया, आपका लिखा गया है, लेकिन आधा कै कभी हम पूरे जीवन में जोर लगा लेंगे, उसे बोल नहीं सकते, इसलिए हमने उसके साथ क्या जोड़ा? ए। और तब जाकर क्या बना? आपका पूरा कै। तो व्यंजन वह होता है जिसे बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? आपका स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन लिखने के लिए स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यह है आपका वास्तविक अंतर स्वर और व्यंजन में। तो मेरे ख्याल में आपको यह समझ में आया होगा। तो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, स्वर की संख्या कितना है? आपका 11, जो कि अभी हमें पढ़ने हैं। और व्यंजन की संख्या की अगर मैं बात करना चाहूं, कितना है आपका? 3 यानी 33 आपकी संख्या। ये बात भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वरों की कितनी संख्या है, तो जवाब कितना होगा? 11। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की कितनी संख्या है, तो जवाब आपका क्या होगा? 13 आपका जवाब होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और वो भी आपका प्रत्येक स्थिति में। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब लिखना स्वर स्वतंत्र रूप से लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है। स्वर स्वतंत्र रूप से लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखा तो जा सकता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखा तो जा सकता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता। लेकिन बोला नहीं जा सकता। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो आप इसे आपका बना भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 बातें नोट में जरूर लिखिएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। तो मेरे ख्याल में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो 2 चीजें हैं, तो दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना पड़ेगा। ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में जरूर आया होगा, लेकिन अब आगे अगर मैं बात आपका करना चाहूं या आगे मैं आपका चीजों को समझना चाहूं, तो अब हम मुख्य रूप से जो इसमें पहला विभाजन है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर मुख्य रूप से मैं पहली बात करना चाहूं तो मैं किसकी बात करना चाहता हूं? आपका स्वर। तो अगर मैं स्वर की बात करना चाहूं और जो स्वर के प्रकार हैं उन्हें अगर मैं देखना चाहूं, तो वो आपका अब हमें देखने।
देखो, जब हम स्वर के प्रकार की बात करते हैं तो स्वर के जो प्रकार हैं वो अलग अलग स्थिति के आधार पर अलग अलग आपके होते हैं। जैसे पहली अगर मैं बात करना चाहूं स्वरों के प्रकार की, तो पहला प्रकार होता है आपका उच्चारण, यानी बोलने बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, यानी किसे बोलने में कितना समय आपका लगता है उसके आधार पर इनके जो प्रकार आपके होते हैं वो कितने होते हैं आपका? तीन। कितने प्रकार होते हैं? तीन। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अगर यहां पर मैं बताना चाहूं हर्ष या लघु या मूल स्वर, इसके बाद आप जो पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो आपका? दीर्घ या संधि स्वर। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, इसके बाद कौन सा पड़ता है आपका? प्लूत स्वर। तो अगर आज से पूछा जाए कि बोलने में लगने वाले समय के आधार पर आपका स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा। एक कौन सा होता है? हर्ष स्वर। दूसरा कौन सा होता है आपका? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा होता है आपका? प्लूत स्वर आपका होते हैं। तो ये तीन प्रकार आपको क्या रखने? याद रखने। अब इन तीनों प्रकार को हमारी समझने की बारी। अगर इन तीनों प्रकार की हम बात करना चाहें और एक एक को इनमें अगर हम लेना चाहें, तो जब हम बात करते हैं पहले वाला इसमें लेते हैं, तो पहला यानी आपका इसमें हमें क्या बताना आपका चाह रहा है वो हमें आपका देखने का प्रयास करना है। अगर मैं पहले की बात इसमें करना चाहूं, अगर मैं समझना चाहूं, तो सबसे पहले मैं किसे समझना चाहता हूं? हर्ष या किसे आपका? लघु या आपका किसे आपका यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं मूल। और यहां पर इसका एक नाम और है, लेकिन उस नाम को मैं अभी आपको समझाते समय आपको बताऊं। देखो, हर्ष का मतलब भी छोटा होता है, लघु का मतलब भी छोटा होता है, और मूल का मतलब है जो सबका आधार बना हो। तो हर्ष, मूल या लघु स्वर आपका क्या होता है? मैंने कहा बोलने के आधार पर। तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में आपका क्या लगता हो? सबसे कम समय अगर आपका लग रहा है, यानी ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में आपका सबसे कम आपका समय लग रहा है, तो वह कौन सा स्वर हो गया? हर्ष। वह कौन सा हो गया? लघु। और वही कौन सा हो गया आपका? मूल। उदाहरण की अगर मैं बात करना चाहूं, तो आप देख सकते हो ए, आप क्या देख सकते हो? छोटा ई। आप क्या देख सकते हो? छोटा ऊ। और आप क्या देख सकते हो? रे, ऋषि। अब इन चारों की अगर मैं बात करना चाहूं, तो आप देखना, आपने सुना होगा कि स्वर ही किसके रूप होते हैं आपके? मात्रा के। तो यहां पर जब आप ई की बात करते हैं, छोटे की, या ऊ की बात करते हैं, तो अगर यहां पर मैं बात करना चाहूं तो इनकी मात्रा कितनी रहती है आपका? एक। कितनी मात्रा रहती है? एक। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? और एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा आपका? हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। और आपसे पूछा जाए कि एक मात्रिक भी क्या है, तो आपका फिर भी जवाब क्या होगा? हर्ष, लघु, मूल। और इन्हें बोलने में आपका सबसे कम समय लगता है। और साथ ही साथ इनके उदाहरण क्या है? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका रे, ऋषि। तो इस बात को आप लिखना। जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वर कहा जाता है। जिनकी संख्या 4 है, जिनकी संख्या 4 है, ए कोमा छोटी ई कोमा छोटा ऊ एवं रे, ऋषि। साथ ही इन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहानी किसकी हुई? आपका हर्ष स्वर की। अब कहानी किस पे आती है? नंबर 2 पे। और जब हम नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 पर आपका कौन है? तो नंबर 2 पर आपका कौन है? आपका दीर्घ।
और अगर दीर्घ की मैं बात करना चाहूं, इसका संधि नाम क्यों है ये भी हम आपका देखना चाहते हैं। इसे संधि स्वर क्यों कहा जाता है। देखो दीर्घ स्वर की बात सीधी सी अगर मैं करना चाहूं तो यहां पर मतलब क्या निकल के आता है कि जिन्हें आपका बोलने में आपका मूल स्वर या आपका कह सकते हो लघु कह सकते हो हर्ष, ये मैंने सभी नाम आपको लिखा दिया, अब लिखाने की जरूरत नहीं है। बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता हो, क्या लगता हो, अधिक समय लगता हो। अब अधिक समय कैसे लगेगा ये बात आप याद रखना। जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसे पूरा ही हम समझ लेते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सबसे पहले जब एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो एग्जाम्पल क्या निकल के आता है यहाँ पे आ, एग्जाम्पल क्या निकल के आता है आपका बड़ी ई, एग्जाम्पल क्या निकल के आता है बड़ा ऊ, एग्जाम्पल क्या निकल के आता है यहाँ पे ए, एग्जाम्पल क्या निकल के आता है बड़ा ए, एग्जाम्पल क्या निकल के आता है ओ, और क्या निकल के आता है आपका औ। अब आपसे एग्जाम में ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आपको पता है कि आ किस किस से मिलकर बनता है, ए प्लस ए से, बड़ी ई किस से मिलकर बनती है, छोटी ई प्लस छोटी ई से, ओ किस से मिलकर बनता है, छोटा ओ और प्लस ऊ से। लेकिन जब एक ही बात करते हैं ये किससे मिलकर बनता है, ए प्लस आपका ई से, और बड़ा ए किससे मिलकर बनता है, ए प्लस आपका छोटे ए से। ओ की बात करते तो किससे मिलकर बनता है, ए प्लस ऊ से, और औ की बात करते तो किससे मिलकर बनता है आपका, ए प्लस आपका ओ से। अब आप खुद ही बीच में किसका निशान देख रहे हो, प्लस का, किसका निशान देख रहे हो आपका, प्लस का, यानी जोड़ का। और जोड़ का मतलब क्या होता है, समझौता करना, और समझौते को ही आपका क्या कहा जाता है, संधि। अब एक बात बताइए, वहां तो एक था, यहां पर कितने हैं आपके, दो दो, तो बोलने में खुद ही क्या लगेगा आपका, ज्यादा समय लगेगा। तो जिन्हें बोलने में आपका मूल स्वर से ज्यादा समय लगे उन्हीं को क्या कहते हैं आपका दीर्घ या संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में किसका निशान है आपका, जोड़ का। अब एक बात बताइए, मान लो एक ये है एक ये, वहां पर एक की एक मात्रा थी तो दो की कितनी मात्रा हो गई, दो, कितनी मात्रा हो गई, दो। तो इन्हें क्या कहेंगे हम आपका, द्विमात्रिक। क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है तो आपका एक ही जवाब होगा, आपका दीर्घ या आपका संधि स्वर को। तो ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में याद आपका रखनी है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम इसे कंप्लीट आपका कर देंगे। तो कहने का मतलब बस आपका ये है कि आप हमारा सपोर्ट करिए, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके लिए आपका यहाँ पे खड़े हुए। और ज्यादा समय नहीं बचा एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यान रखकर सारी चीजें आपका पढ़नी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मैंने कई बच्चों से पहले भी कहा था कि आप एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहिए। यूपी में जो एग्जाम होते हैं वो अचानक से होते हैं, होंगे नहीं तो 2 साल तक भी नहीं होंगे, और होंगे तो आपको 12 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ऐसे पता लगता है। ठीक है, तो लिखना, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है, मूल स्वर से अधिक समय लगता है, जिनकी संख्या 7 होती है, जिनकी संख्या 7 होती है। नहीं तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, जिनकी संख्या 7 होती है। और 7 के साथ आपको ये कॉपी में ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किससे मिलकर बनता है, ये किससे मिलकर बनता है, और ये किससे मिलकर बनता है। तो आप बना सकते हैं इसे यहीं से, और जब ये बन जाए इसके बाद आप लिखना, इस समझौते के कारण ही इन्हें संधि स्वर कहा जाता है, इस समझौते के कारण ही इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। और 2 मात्रा होने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, और 2 मात्रा होने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये बनाइए आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी, बहुत जल्दी करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बात यह है कि ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट,
तो आगे चलते हैं अब आपका। अब आते हैं अगली कहानी पे, और इसमें इस प्रकार में लास्ट कौन सा है आपका? प्लूत स्वर। कौन सा है आपका? प्लूत स्वर। देखिए जो प्लूत स्वर है, अगर इसकी बात मैं करना चाहूं, वैसे अगर मैं वास्तव में बात करना चाहूं तो हिंदी में इसका कोई प्रयोग आपका नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं। वास्तव में इसका जो प्रयोग है किस भाषा में देखा जाता है आपका? संस्कृत में। और मैं संस्कृत में आपको एक उदाहरण लेना चाहता हूं। यानी देखो प्लूत का मतलब क्या है कि जिसे बोलने में आपका इन तीनों की तुलना में आपका कैसा समय लग रहा है? सबसे अधिक समय लग रहा है। क्या लग रहा है? सबसे अधिक समय लग रहा है। एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं जो आपने सुना होगा, ओम का। और जब हम ओम की बात करते हैं तो ओम का मतलब क्या है कि आप ऐसे लिख सकते हो इसे, ओ, तीन और आपका मैं। तो यहाँ पे बीच में जो तीन का मतलब है ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये कि ये जो ओ आपको दे रखा है ना, इसे इतने समय तक बोलना है कि ऐसा लगे कि वो हमने कितनी बार बोला? 3 बार। जैसे आप बोलते ओम, तो आप देखना मैं बहुत जल्दी बोलते हो, लेकिन जब आप बोलते ओम नमः शिवाय तो नमः शिवाय भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ओम बोलने में क्या लगता है आपको? समय। यानी आप ओ एक बार नहीं बल्कि कितनी बार बोल रहे हो आपका? 3 बार। कितनी बार बोल रहे हो आपका? 3 बार। तो इसे बोलने में आपका बहुत ही ज्यादा आपका समय लगता है, और तीनों में बहुत ज्यादा समय इसका लगता है। इसीलिए आपका इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहा जाता है त्रिमात्रिक स्वर भी आपका कहा जाता है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसकी जो संख्या है, इसकी जो संख्या है वो कितना है आपका? 8। कितना है? 8। 8 में कौन कौन शामिल है आपका? ए प्लस जो आपके दीर्घ स्वर है। अब आप कहोगे कि ए ही क्यों लिया भाई? ए क्यों नहीं लिया आपने? ओ क्यों नहीं लिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने री क्यों नहीं लिया? तो ये बात आपकी हो सकती है। इसका कारण क्या है? देखो ई को अगर खींचकर बोलूंगा तो ये किस में बदल जाएगा? बड़ी ई में। ओ को अगर खींच के बोलूंगा, खींच के, तो किस में बदल जाएगा? बड़े ऊ में। लेकिन ए को मैं कितना ही खींच लूं, ए आपका बदलेगा ही नहीं। ए हमेशा क्या रहेगा आपका? ए। और दीर्घ मात्रिक तो आपको पता है कि अगर उन्हें मैंने अभी अभी तो खींचा, ये खींचा देखो ओ, और 3 बार खींचा, और तब जाके मैंने क्या बोला आपका? मैं। तो प्लूत स्वर कुछ और नहीं बल्कि संस्कृत में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे अधिक समय लगे वही क्या है आपका? प्लूत स्वर। तो लिखना, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 8 होती है, जिनकी संख्या 8 होती है, जिसमें ए और दीर्घ स्वरों को लिया जाता है, जिसमें ए और दीर्घ स्वरों को लिया जाता है। उदाहरण भी आप लिख सकते हो ये वाला, आप ओम को ऐसे भी बनाना और आप ओम को ऐसे भी बनाना। इस 3 का मतलब है कि ओ को कितनी बार बोलना है आपका? 3 बार। ठीक है, तो आपको तीनों चीज क्लियर हो गई। आपको हर्ष स्वर भी समझ में आ गया होगा, आपको मूल स्वर जो है हर्ष को क्यों कहा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा, लघु स्वर आपका हर्ष स्वर को क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एक मात्रिक क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता लग गया होगा। दूसरी बात आपको ये भी पता लगा होगा कि जो दीर्घ और संधि स्वर है और 2 मात्रिक उसे क्यों बोला जाता है, और साथ ही प्लुत स्वर है उसे त्रिमात्रिक क्यों बोला जाता है, और प्लुत स्वर आपका होता क्या है। तो ये स्वरों में प्रकार में पहली बात थी कि उच्चारण में लगने वाले समय में या बोलने में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वरों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं आपका? 3 प्रकार होते हैं। आपका कौन सा? हर्ष, दीर्घ और आपका प्लुत। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, और कौन कौन से होते हैं वो बहुत ज्यादा आता है। और साथ ही दीर्घ जो आपका मात्रिक है, या आप ये कह सकते हो कि जो दीर्घ स्वर है या 2 मात्रिक जो है उसमें से आपका ये कैसे कैसे बने वो बहुत ज्यादा आपका एग्जाम में आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आपका आगे। देखो अब अगर मैं बात करना चाहूँ वो आगे स्वरों के प्रकार की, आगे हम आपका देखना चाहें, आगे हम आपका समझना चाहें। देखो मैं तो आपको साथ साथ मेरे भाई लिखा भी रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, आपको समझना है। देखो कोई भी एग्जाम हो उसमें से वर्णमाला में बहुत ज्यादा आता है। मान लो 30 क्वेश्चन है तो 10 वर्णमाला से ही आ जाते हैं, बाकी 20 में आपके सारे। तो कहने का मतलब ये है कि वर्णमाला में अगर थोड़ा बहुत समय भी लग रहा है
तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लास को यार शेयर कर दीजिए। कम से कम इतने व्यूज तो क्लास पे आए कि हमें लगे कि यार वास्तव में पढ़ाने में बहुत लाभ हो रहा है, यानी आप जो है हमारी मेहनत को, हम जो है आपका अपनी मेहनत को वसूल कर पा रहे हैं और आप अपना क्या दे पा रहे हैं, आपका सहयोग दे पा रहे हैं। अगर मैं आगे बात आपका करना चाहूँ, अगर हम आगे देखना इसमें चाहें तो एक चीज आपका यहाँ पर होता है, देखो अलग अलग प्रकार हैं इसमें स्वरों में, कई सारी चीज है, लेकिन एक ये है आपका कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जाति के आधार पर जो स्वर हैं आपका, उनके प्रकार कितने होते हैं। अगर आपको ये हर्ष मूल जो आपने अभी समझा, या दीर्घ संधि आपने अभी समझा, या प्लुत आपने समझा, अगर वो आपको समझ में आ गए होंगे तो ये तो बड़े आसान है। प्रकार कितने होते हैं? 2, जो आपके समान जाति के होंगे, और दूसरा आपका अलग अलग जाति, और किताबी भाषा में अलग अलग जाति को क्या बोला जाता है? असमान जाति। समान जाति को क्या बोला जाता है आपका? सजातीय स्वर। और असमान जाति को क्या बोला जाता है आपका? अलग अलग जाति, यानी आपका विजातीय स्वर, ये आपका बोला जाता है। अब अगर यहाँ पे मैं आपका बात करना चाहूँ सजातीय की, या यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ आपका विजातीय की, तो यहाँ पर आप एक चीज देखने का प्रयास करना कि जब सजातीय स्वर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर समान जाति की हम बात कर रहे हैं। ये आपको कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आपको उदाहरण समझने होंगे, उदाहरण से और अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर आ, मैंने कहा यहाँ पर आपका बड़ी ई, और मैंने कहा यहाँ पर आपका ओ। आप खुद बताइए आ किस किस से मिलकर बनता है? ए प्लस ए से। ए किस किस से मिलकर बनता है? ई प्लस आपका ई से। और ओ किस किस से मिलकर बनता है? ओ प्लस आपका ओ से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए एक सेम, ए भी क्या है? सेम। ई भी क्या है? सेम। ई भी क्या है? सेम। ओ भी क्या है? सेम। ओ भी क्या है? सेम। तो लगभग एक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो सेम सेम है वही कैसी जाति के? समान जाति के। और समान जाति के कैसे हैं? आपका सजातीय स्वर दिखाई दे रहे तीनों के तीनों। तो विजातीय आपके क्या होंगे? जो अलग अलग जाति के हैं, और जिनके उदाहरण आपका क्या हो सकते हैं? अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था, अगर हम विजातीय स्वर की बात करना चाहते हैं तो हम क्या ले सकते हैं उदाहरण? ए, हम क्या ले सकते हैं? बड़ा ए, हम क्या ले सकते हैं? ओ, और हम क्या ले सकते हैं? आपका औ। अगर हम ए की बात करना चाहें तो ए किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ई से। ये किससे बनता है? ए प्लस ए से। और ये ओ किससे बनता है? ए प्लस, बोलो, ओ से। और औ किससे बनता है? ए प्लस आपका ओ से। तो कहने का मतलब आपका ये है, एक बार मैं देख लूं कि दिख रहा है पूरा या नहीं यहां तक। जी बिल्कुल पूरा जो है आपका दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको याद रखना है, ए प्लस ई, ए प्लस ए, ओ ए प्लस ऊ, और ओ ए प्लस ओ। तो देखो ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो कहने का मतलब जो अलग अलग से बन रहे हैं वो क्या है? आपका विजातीय। और जो सेम सेम बन रहे हैं वो क्या है? आपके सजातीय। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद आपको रखनी है। मेरे ख्याल में तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा ना सोचकर आपको ये चित्र अगर आप ऐसा का ऐसा ही बना लो, तो ये आप सोच लेना कि आपका ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? क्लियर। मैंने लिखा इस प्रकार से ताकि आपको ये क्या हो जाए? पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाए। तो ये बात आपको मुख्य रूप से आपका इसमें क्या रखनी है? आपका याद रखनी है। तो इसका आप क्या बना सकते हो? चित्र आप बना सकते हो। आप इसका चित्र बनाइए, और जरूर कल पे मत छोड़िए या बाद में मत छोड़िए। आप जो चित्र बनाना है उसे साथ के साथ आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। जो कॉपी में बनाया हुआ रहता है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? आपका याद आपका हो जाता है। देखो तैयारी आपको करनी है, और हिंदी ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके अच्छे नंबर बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 दिन का कोर्स लॉन्च कर देंगे, लोग बेचारों का पागल बनाएंगे। वो वहां पे जाके आपका पढ़ेंगे और उन्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। वहां पे 100-200 क्लास डाल दी आपकी जाएंगी और बच्चे को हाथ कुछ नहीं आएगा, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का। एक बात बताइए, जब आपने पहले कोर्स लॉन्च किया था
तो फिर अब क्या नई बात आ गई, अब आप क्यों कोर्स लॉन्च कर रहे हो? उसमें पहले में ही पढ़ाओ ना मेरे भाई। और आप अगर इतने ही दानवीर हैं तो फ्री में पढ़ाइए। आप हर चीज का तो पैसा लेते हो, ये तो पैसा कमाने का एक आधार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 2 महीने दे देता ना कमीशन, तो ये वाला जो है ना, ये कोर्स पूरा बढ़िया लॉन्च करते। अभी इन्हें टाइम नहीं मिला, लेकिन लॉन्च अब भी कर दिया, इतने बड़े वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हमारे पास एक चीज की कमी है, जिसे बोला जाता है डिजिटल बोर्ड। कभी जब आपका साथ रहेगा हमेशा के लिए, तो वो भी हम आपका लगवा देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जरूर बनाइएगा। अब आगे आना। अब आगे की अगर मैं आपका बात करना चाहूं, आगे हम लोग आपका समझना चाहें, तो आगे की कहानी और भी क्या है आपका आसान। अब देखो, आपने देखो स्वर को हल्के में लिया था, लेकिन ये हल्के में नहीं है, बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा आपके होठ होते हैं, इन्हें ओठ भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं जिस चीज को आप ज्यादा जानते हैं उसी के बारे में लिख रहे हैं। अब जब आप होठ होते हैं, तो आपके होठ के आधार पर, यानी जो आपके होठ होते हैं उनका आकार जिस तरीके का बनता है किसी वर्ण को बोलने के आधार पर, तो उसमें भी कितने प्रकार के होते हैं आपका स्वर? आपका 2 प्रकार के आपका होते हैं। अब 2 प्रकार की अगर मैं बात करना चाहूं, इनमें कौन से होते हैं? अब एक कौन सा होता है आपका, बोलो? आपका एक होता है व्रतमुखी, ठीक है, या क्या कह सकते हैं आप, वृत्ताकार। और एक क्या हो सकता है आपका, अव्रतमुखी, या आप उसे क्या कह सकते हो आपका, अवृत्ताकार। तो कहने का मतलब आपका यहां पर ये है, तो व्रतमुखी क्या है भाई? जिन्हें बोलते समय हमारे होठ किसकी तरह बन जाए आपका, व्रत की तरह, और जिन्हें बोलते समय हमारे होठ किसकी तरह ना बने आपका, व्रत की तरह। अब आप खुद ही देख लीजिए, ऐसे कौन से स्वर है जिन्हें हम बोलते हैं कि व्रत की तरह बनते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप कितनी भी बार बोलिएगा उत्तर वही आपका आएगा। तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? आपने छोटा ऊ देखा होगा, आपने बड़ा ऊ देखा होगा, आपने ओ देखा होगा, और आपने आपका औ देखा होगा। आप खुद ही बोल के देख लीजिएगा, जब आप इन्हें बोलोगे तो आपके यहां से जो आवाज निकलेगी, आप बोलो ऊ, तो यहाँ पे गोल बन रहा है आपका, व्रत बन रहा है। ऊ बड़ा बोलना तब भी व्रत बनेगा, औ बोलो तब भी व्रत बनेगा, और ओ बोलो आपका तब भी व्रत बनेगा। तो जिन्हें बोलते समय होठ का जो अगला पार्ट है वो व्रत की तरह बन जाए, तो वो क्या है आपका, व्रतमुखी यानी वृत्ताकार। और जिन्हें बोलते समय व्रतमुखी या वृत्ताकार ना बने, वो क्या है आपका, अवृत्ताकार। तो उदाहरण क्या हो सकते हैं इसमें भी आपके? इसमें आपने देखा होगा क्या हो सकता है आपका, क्या बचा, ए, क्या बचा, आ, क्या बचा, ई, क्या बचा, बड़ी। अब देखो ऊ तो उठा के ले गए हम, अब क्या बचा आपका, रे ऋषि, क्या बचा आपका, ए, और क्या बचा आपका, ए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये किसके उदाहरण हो जाएंगे आपका, अव्रतमुखी यानी अवृत्ताकार के। तो ये भी आपको अगर चित्र बना ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप इसे चित्र के माध्यम से बना लोगे कि भी जिन्हें बोलते समय व्रत बने तो वृत्ताकार, और नहीं बने तो आपका अवृत्ताकार, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप बनाइएगा इसका चित्र भी, और हमें जरूर सपोर्ट करिएगा भाई। क्लास को कम से कम इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो। अगर तुम 100 लोग क्लास को शेयर करोगे ना, एक एक व्यक्ति के लिए भी आप शेयर कर दोगे, तो बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर 5-5, 4-4 को भी शेयर कर दोगे तो हजारों से ऊपर व्यूज आपके आ जाते हैं। एक पॉजिटिव इंटेंट मिलता है, एक मोटिवेशन अंदर से निकल के आता है कि भाई हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपका निकल रहा है। और जो क्लास है उसे आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पूरी को देखना, तो ज्यादा बेहतर रहे। मेरे ख्याल में ये हो गया होगा। अब अगर मैं बात करना चाहूं इससे आगे की, तो इससे आगे जब हम आपका बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कि जो हमारा मुंह है, यानी जो मुख है, ये जिसे आप अपना मुंह कह रहे हैं, ठीक है, उसके खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, और हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका स्वरों की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें आपने कुछ नाम सुने होंगे, देखो कई सारा इसमें टाइप है,
एक आपने सुना होगा विव्रत स्वर, एक आपने सुना होगा संवृत स्वर, और एक आपने नाम सुना होगा अर्ध विव्रत स्वर, और एक आपने सुना होगा अर्ध संवृत स्वर। तो ये बहुत सारे आपने नाम देखे होंगे। अगर विवृत में मैं बात करूं तो यहां पर मुंह जो है पूरा खुला है, यहां पर अगर मुंह की बात करें तो पूरा बंद है, ठीक है। यहां पर अगर मुंह की बात करें तो यहां पर मुंह की जो स्थिति है वो कैसी है आपका, आधा खुला, और अर्ध संवर्त में क्या है आपका, आधा बंद है। क्या है आपका, आधा बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पे आधा खुला है, कहीं पे आधा आपका बंद है। तो ये सारी की सारी चीजें आपका क्या रखनी है, आपको याद प्रत्येक स्थिति में आपका रखनी है। अब अगर हम देखना चाहें कि आधा पूरा मुंह खुला है तो पूरा मुंह में आपका एक ही वर्ड आता है जिसे क्या बोला जाता है, आ। जब कभी आप आ बोलोगे तो आपका पूरा का पूरा मुंह क्या रहेगा, आपका खुला रहेगा। ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में आपका क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। और याद रखनी है क्योंकि आपको याद रहेगी तो चीजें आपके लिए सही रहेगी। मुंह पूरा बंद है तो इसमें क्या आ सकता है, आपका ई आ सकता है, इसमें आपका बड़ी ई आ सकता है, इसमें आपका ऊ आ सकता है, इसमें आपका बड़ा ऊ आ सकता है। देखो ऊ ऊ ऊ। अब पूरा का पूरा मुंह लगभग बंद करके, होठ आप होठ पे इफेक्ट मत देखना, आप पूरा मुंह बंद करके इन्हें बोल सकते हो। देखो ई ई ऊ ऊ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। तो कहने का मतलब ये कि पूरा मुंह दबाकर आप इन्हें बोल सकते हो। और क्या आ गया इसमें, री। आधा मुंह खुला है, आधा मुंह खुला है तो इसमें क्या आ सकता है आपका, ए। आ में पूरा खुला है और ए में आपका आधा खुला है। साथ ही अगर मैं बात करूं बड़ा क्या आ सकता है, ए, और यहाँ पे क्या आ सकता है आपका एक बड़ा ओ, यानी जिसे आप किसके नाम से जानते हैं, औ। तो औ की अगर हम बात करना चाहे तो इसमें भी आधा खुलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे ए की और हम बात करते हैं ओ की, तो जब ओ बोलते हैं और ए बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आधा मुंह क्या हो गया आपका, बंद। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और इसे भी अगर आप चित्र के माध्यम से बना लो तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो हमारा समय कम लगेगा और दूसरी बात है कि आपको हमेशा के लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आपका ये याद हो जाएंगी। तो देखो इतनी सारी चीज होती है स्वरों में, अभी भी रह रहा है। तो आपको बहुत सारी चीज इसमें क्या रखनी है, आपका याद रखनी है। इसे आप चित्र के माध्यम से बना लेना, बिल्कुल आपका ये बनाना है प्रत्येक स्थिति में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आप देखना जब आप आज में स्वर खत्म आपका कराऊंगा, आप खुद अपने प्रैक्टिस सेट में जाकर देखना कि क्वेश्चन आया है या नहीं आया। और जिस टाइम पे अगर मैंने व्यंजन करा दिया तो आपके दिमाग में एक भूचाल आ जाएगा कि ये तो सारा पढ़ाया हुआ आया है। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हैं ना भाई, तो 100 के 100 लगाओगे आप वर्णमाला से। ऐसा नहीं कहोगे कि एक एक नंबर 1 क्वेश्चन भी आपका छूटेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगा लेना। और आपको चाहिए क्या, आ जाओ आगे। अगर इसके आगे की कहानी की मैं बात करना चाहूं, इससे आगे अगर मैं आपका समझना चाहूं, तो आपने देखा होगा कि हमारी जीवा होती है। जीवा को मैं जीवा नहीं लिखूंगा, मैं आपकी भाषा में लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी भाषा बहुत जरूरी है आपको पता होना। आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, जीभ कहते हो। तो जीभ के आधार पर, किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, देखो अगर मैं जीभ की यहाँ पर बात करना चाहूं, यहाँ पे जो जीभ के प्रकार बताए गए हैं कितने हैं आपका, 3। जबकि बायोलॉजी में मैं कितने पढ़ाता हूँ, 4। देखो ये जीभ का कौन सा भाग हो जाएगा, अगला, अग्रभाग। ये कौन सा हो जाएगा आपका, बीच वाला यानी मध्य भाग। और ये वाला पश्च यानी आपका पीछे वाला भाग। तो कितने प्रकार बने यहाँ पर आपका, 3। तो यहाँ पर जीभ के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं आपका, 3। एक कौन से होते हैं आपका, अग्र स्वर। एक आपका कौन से होते हैं आपका, मध्य स्वर। और एक आपका कौन से होते हैं आपका, पश्च स्वर। कहानी बड़ी आसान है। जिन्हें बोलते समय हम जीभ के आगे भाग का इस्तेमाल करेंगे, अग्र स्वर।
जिन्हें बोलते समय मध्य भाग का इस्तेमाल करेंगे मध्य स्वर, और जिन्हें बोलते हुए पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, पश्च स्वर। अब मध्य स्वर आप उदाहरण याद रख लेना, बस बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, खुद याद हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण क्या है, ए। तो आपको याद रखना, जब आप ए बोलोगे तो जीभ के किस भाग का प्रयोग करते हो, आप बीच वाले भाग का प्रयोग करते हो। तो आप कहोगे कि यार ए तो याद हो गया, इन्हें कैसे याद करें। तो अगर मैं आपको बताऊं, ए के अलावा जो भी तीन की तरह बनते हो, किसकी तरह, तीन की तरह, वो सारे के सारे किसका उदाहरण है, पश्च स्वर का। देख लो आप, कौन बनता है तीन की तरह, आ। कौन बनता है तीन की तरह, उ। कौन बनता है तीन की तरह, बड़ा उ। कौन बनता है तीन की तरह, ओ। कौन बनता है तीन की तरह, औ। तो सारे तीन की तरह आ गए, सिर्फ छोड़ के किसे, ए को। तो ए अगर आपको याद है मध्य स्वर है, तो ए के अलावा जो तीन की तरह बनता है वो सारे के सारे किसका उदाहरण है, पश्च स्वर के, यानी जिन्हें बोलते समय जीभ के किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है, पीछे वाले भाग का। अब आगे वाले भाग से जो बोले जाते हैं, बचा क्या, इसके अलावा जो बचा वो किसका उदाहरण होगा, इसके उदाहरण होगा। ए हमने ले लिया, आ हमने ले लिया, बचा क्या आपका, ई। बचा क्या आपका, बड़ी ई। ओ हमने ले लिया, ओ हमने ले लिया, क्या बचा, री। ओ हमने ले लिया, ओ हमने ले लिया, तो बचा क्या, ए और आपका बड़ा ए। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तीन की तरह जो है पश्च, मध्य क्या है, ए, और बाकी जो बचे वो किसके उदाहरण है, अग्र स्वर के आपके उदाहरण है। इसी प्रकार अगर मैं बात करना चाहूं, स्वर हमारे यहाँ पर देखो, इसे भी आप चित्र के माध्यम से आप बना लेना, और उस बात को तीन की तरह बनते हैं आप कहीं पे नोट में आपका लिख लेना। अगर मैं यहाँ पे बात आपका करना चाहूं स्वरों की, तो हमारा बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपका हुआ। कल हम व्यंजनों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद पूरी वर्णमाला हमारी क्या हो जाएगी, आपका खत्म हो जाएगी, क्योंकि व्यंजनों में बहुत चीजें हैं जो आपका एग्जाम में आपकी आती है। लेकिन स्वरों की तरफ से तो आज हम फ्री हो गए, आपको संख्या भी पता लग गई, आपको इनके प्रकार भी पता लग गए, प्रत्येक प्रकार, हर जितने भी प्रकार हो सकते हैं आपको पता लग गए। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूँ, बस मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया, बस आप हमारा सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करिए, जितनी ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग देखें। और एक बस एहसान जरूर करना कि जो भी क्लास को देखे वो क्लास पूरी की पूरी देखना है, चाहे एक बार देखे चाहे दो बार, लेकिन क्लास पूरी जरूर देखना। आपको ये क्लास बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, और अब की बार आप अपना सिलेक्शन लेके दिखाइए और लोगों को दिखाइए कि हम किसी से कम नहीं। तो बस आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और हमारा साथ आप दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और आपका क्या करवाइए, आपका सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।